नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर 2022 जैसा बड़ा सियासी संकट देखने को मिल रहा है। इस बार चर्चा में शिवसेना यानी कि शिवसेना यूबीटी, जहां पार्टी में टूट की आशंका तेज हो गई है, वहीं खबरों के मुताबिक पार्टी के 6 लोकसभा सांसद अलग होकर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। पूरा मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब दिल्ली में बुलाई गई पार्टी की अहम बैठक में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। पार्टी में सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया गया था और सुबह 11 बजे सांसदों की मीटिंग रखी गई थी। लेकिन इस बैठक में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 9 में से सिर्फ 3 सांसद ही बैठक में पहुंचे। बैठक में केवल अनिल देसाई, राजभाऊ वाजई और अरविंद संवाद जैसे लोग मौजूद रहे। बाकी 6 सांसद बैठक से अनुपस्थित रहे, जिससे पार्टी के अंदर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार इन सांसदों में से कई सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और जल्द ही एकनाथ शिंदे की पार्टी में वे नजर आ सकते हैं। और ये भी चर्चा है कि ये सांसद लोकसभा अध्यक्ष को पत्र देकर दल बदलने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने इस पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सांसदों को 15 करोड़ रुपए देकर पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने कहा है कि अभी तक किसी भी सांसद के पार्टी छोड़ने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात चिंताजनक और पार्टी पूरी तरीके से बिखराव के मोड़ पर पहुंची हुई है। दूसरी तरफ शिंदे गुट का कहना है कि ये कोई तोड़फोड़ नहीं है, बल्कि सांसदों का अपना राजनीतिक निर्णय है। उनका कहना है कि सांसद अपने क्षेत्र और भविष्य को देखते हुए ये फैसला ले रहे हैं और सूत्रों के अनुसार दल बदल विरोध कानून से बचने के लिए कम से कम 6 सांसदों का एक साथ जाना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वजह से ये पूरा मामला और ज्यादा अहम बन गया है। दिल्ली में हुई बैठक में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों की अनुपस्थिति ने शिवसेना यूबीटी के अंदर हलचल बढ़ा दी है। पार्टी नेतृत्व लगातार स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार बिखराव देखने को मिल रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों जगह राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। सभी की नजर इस बात पर है कि क्या सच में शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगेगा या फिर सिर्फ एक राजनीतिक अटकल ही बनकर रह जाएगा। वही अगली खबर राजधानी दिल्ली से है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के नेहरू विहार में हुए राशिद हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में शामिल 2 मुख्य शूटरों को क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये मुठभेड़ यमुना खादर इलाके में हुई, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई थी। इस दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घायल हालात में पकड़ा और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आतिफ और इस्माइल के रूप में हुई है। दोनों पर 15 जून को नेहरू विहार में राशिद रंगरेज की हत्या का आरोप है। घटना के बाद से ही दोनों फरार चल रहे थे और पुलिस लगातार उनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी यमुना खादर इलाके में छुपे हुए हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोका तो वे भागने की कोशिश करने लगे। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई काफी समय से चल रही थी और जांच का हिस्सा थी और टीम में पहले से ही इस गिरोह की गतिविधियों पर टीम ने नजर रख रखी थी। और इससे पहले भी इस मामले में पुलिस ने 2 अन्य आरोपी अयान और इमरान को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया है कि इमरान ने हमलावरों को चोरी की स्कूटी उपलब्ध करवाई थी, जबकि अयान ने राशिद की लोकेशन और इलाके की रेकी का पूरा जानकारी दिया था। वारदात 15 जून की शाम करीब 6 बजे हुई थी, जब 3 हमलावरों ने राशिद रंगरेज पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। गंभीर रूप से घायल राशिद को तुरंत जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला था। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया था और लगातार जांच जारी रखी थी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था और इससे कितने लोग इस घटना में शामिल थे।
अगली खबर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में राजनीतिक हिंसा की है, जहां राजनीतिक हिंसा की एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। बागनान में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई है और इस घटना में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद इलाके के उप प्रधान शेख मफिजुल इस्लाम क्षेत्र छोड़कर चले गए थे और कुछ समय बाद जब उनके लौटने की खबर फैली तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार रात लगभग 8 से 10 भाजपा कार्यकर्ता बाइक से उप प्रधान के घर के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने घेराव किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद उप प्रधान के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस झड़प में भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना में 3 अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं और उनका इलाज जारी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि टीएमसी समर्थकों ने इलाके में डर और दबदबा बनाने की कोशिश की, जिसके कारण ये हिंसा हुई है। वहीं स्थानीय स्तर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि उप प्रधान शेख मफिजुल इस्लाम समेत कुछ आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच जो है तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। घटना के बाद पूरे बगनान में जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को रोका जा सके। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिससे इलाके का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कड़ा पलटवार किया है। दोनों नेताओं के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ता दिख रहा है। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाए थे। इसके बाद जवाब में अनिल राजभर ने कहा था कि जिन लोगों ने अपने शासनकाल में स्कूल की हालत खराब कर दी थी, वे आज शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। अनिल राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने स्कूल को भैंस चराते हुए देखा है, उन्हें आज विकास और बदलाव कैसे नजर आएगा। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी आज भी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पा रही है और मंत्री ने दावा किया है कि योगी सरकार के आने के बाद सरकारी स्कूल की हालत काफी ज्यादा सुधर चुकी है और उन्होंने कहा कि अब स्कूलों में बेहतर भवन, शौचालय, पीने का पानी और फर्नीचर जैसी बुनियादी सुविधाएं जो है बेहतर हो गई हैं। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए भी माहौल पहले से काफी बेहतर हो चुका है। अनिल राजभर ने यह भी बताया है कि साल 2024-25 से 7.5 लाख से ज्यादा बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिला दिलाया गया है, जो किसी कारण से पढ़ाई छोड़ चुके थे। सरकार लगातार ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने पर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वहां सुविधाएं अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं। अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग का भी जिक्र किया है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है और उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर यह भी आरोप लगाया है कि वे अभी भी सैफई मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसलिए उन्हें जमीनी विकास नजर नहीं आता। मुहर्रम के दौरान डीजे और हथियार प्रदर्शन पर सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए अनिल राजभर ने कहा कि एक धार्मिक और शोक का यह पर्व है, इसलिए इसमें अनुशासन और परंपरा का पालन होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने हाल ही में गोरखपुर में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कई सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। इन बयानों के बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास और शिक्षा को लेकर सियासी जंग लगातार जारी है।
वही आपको बता दें कि जो है सपा और बीजेपी में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाई जा रही हैं। कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो रही है तो कहीं जो है शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है। अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि जो है यूपी में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता का कहना है कि यह बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनका कहना है कि पहले के मुकाबले अब सरकारी स्कूलों में और हॉस्पिटल्स में काफी सुविधाएं जो है बढ़ाई जा चुकी हैं, काफी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वहीं अखिलेश यादव को यह भी बोला गया है कि वे सैफई मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए उन्हें जमीनी स्तर का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं मुहर्रम को भी लेकर में जिक्र किया गया है। ये बोला गया है कि मुहर्रम जो त्योहार होता है मुस्लिम समुदाय का मुहर्रम, उस दौरान जो है डीजे या फिर हथियार प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है शोक का त्योहार होता है, इसलिए इसमें अनुशासन और परंपरा का पालन होना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी जो है गोरखपुर से शिक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों को लेकर भाजपा पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप जो है शुरू हो चुका है और यूपी में विधानसभा चुनाव जो है आने वाले हैं। अगली खबर साइबर क्राइम से जुड़ी हुई है। देश में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल के बेटे पूर्व सांसद नरेश गुजराल के साथ करीब 7.8 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई है। जानकारी के अनुसार ठगों ने व्हाट्सएप पर नरेश गुजराल की फोटो और पहचान का इस्तेमाल किया। उन्होंने उनके एक कर्मचारी को संदेश भेजा और खुद को नरेश गुजराल बताकर बात की। मैसेज में कहा गया था कि एक जरूरी मीटिंग में हूं, इसलिए मुझे तुरंत खाते में पैसे चाहिए। और जिसके बाद जो है ठगों की बातों पर भरोसा करने के बाद जो है कर्मचारियों ने बिना सोचे समझे और बिना शक के जो है उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। ये बड़ी रकम अलग अलग खातों में भेजी गई थी। बाद में जब असली जानकारी सामने आई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और इस पूरी ठगी में कुल लगभग 7.8 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। मामला सामने आते ही पीड़ित पक्ष ने तुरंत दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान बैंक खाते को ट्रेस किया गया और करीब 4 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज कराने की जो है सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में EFIR दर्ज कर ली है और जांच आगे बढ़ाने की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरीके का साइबर फ्रॉड जो है फर्जी बैंक खाते और नकली पहचान का इस्तेमाल कर होता है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये पूरा नेटवर्क किस गिरोह से जुड़ा हुआ था और पैसे किन किन खातों में भेजे गए थे। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि ठगों ने व्हाट्सएप प्रोफाइल को कैसे क्लोन किया था। पुलिस ने यह भी बताया है कि साइबर फ्रॉड की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए या साइबर क्राइम पोर्टल का उपयोग करना चाहिए, जिससे पैसे वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस घटना ने एक बार फिर साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वित्तीय लेन देन से पहले फोन कॉल या अन्य माध्यमों से पहचान की पुष्टि जरूरी है। केवल व्हाट्सएप संदेश या प्रोफाइल फोटो के आधार पर किसी भी जो है निर्देश पर भरोसा करना नुकसान का कारण बन सकता है। पुलिस लगातार लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने की सलाह दे रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहें TV7 भारत। नमस्कार।